नमस्कार दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर यह रही कि 25 दिसंबर के आसपास मायावती ने बिहार में सामने आए डॉक्टर और हिजाब से जुड़े विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया और इसे सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर चोट बताया। मायावती ने अपने बयान में कहा कि जब कोई महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रही हो और उससे उसके पहनावे को लेकर सवाल किया जाए तो यह न सिर्फ महिला सम्मान बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता पर भी हमला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि प्रशासनिक तंत्र में संवेदनशीलता की भारी कमी है। मायावती ने यह भी जोड़ा कि नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता से ऐसी परिस्थितियों में तुरंत सख्त कार्रवाई और सार्वजनिक खेद की उम्मीद थी ताकि समाज में यह संदेश जाए कि सरकार हर नागरिक की गरिमा के साथ खड़ी है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई और यह मुद्दा सिर्फ राज्य तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। दूसरी बड़ी खबर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सामने आई, जहां मायावती ने संसद और मीडिया के बाहर यह सवाल उठाया कि आखिर केंद्र सरकार हर बड़ी योजना का राजनीतिक श्रेय तो लेना चाहती है, लेकिन उसका आर्थिक बोझ राज्यों पर क्यों डाल देती है। उन्होंने रोजगार योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और गरीब कल्याण योजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर योजना राष्ट्रीय है तो उसकी फंडिंग भी पूरी तरह केंद्र को करनी चाहिए। मायावती ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राज्यों पर आर्थिक दबाव डालकर केंद्र संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है और इसका सीधा नुकसान गरीबों, दलितों और पिछड़ों को उठाना पड़ता है। तीसरी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के संसदीय भविष्य को लेकर सामने आई, जिसने राजनीतिक गलियारों में गंभीर चर्चा छेड़ दी। विश्लेषणों के अनुसार 2026 में बीएसपी के आखिरी राज्यसभा सांसद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पार्टी पहली बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शून्य हो सकती है। यह स्थिति मायावती के पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि संसद में मौजूदगी न सिर्फ आवाज होती है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी की ताकत भी होती है। मायावती के विरोधी इसे बीएसपी के पतन का संकेत बता रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि पार्टी पहले भी कई बार शून्य से शिखर तक पहुंची है। चौथी बड़ी खबर संगठनात्मक मोर्चे पर सामने आई, जहां मायावती ने लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया मीटिंग की अध्यक्षता की और इस बैठक को सामान्य संगठनात्मक बैठक नहीं बल्कि 2037 की नींव रखने वाला सत्र माना गया। बैठक में देश के अलग अलग राज्यों से आए पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि अब पार्टी को दोबारा बूथ स्तर तक सक्रिय करना होगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात खुलकर कही गई। मायावती ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बीएसपी का वोटर नाम कटने लगा तो पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होगा, इसलिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है। पांचवीं बड़ी खबर पार्टी की पहचान और रणनीति से जुड़ी रही, जहां बीएसपी के कार्यक्रमों में पहली बार नीली टोपी को औपचारिक रूप से अपनाया गया, जिस पर बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद लिखा हुआ था। यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि मायावती चाहती हैं कि बीएसपी का कार्यकर्ता भीड़ में अलग दिखे, आत्मविश्वास से भरा दिखे और पार्टी की एक रूप पहचान बने। इस टोपी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई और इसे बीएसपी के रीब्रांडिंग मूव के तौर पर देखा गया। यहीं पर इन 5 खबरों का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ मायावती सामाजिक मुद्दों पर मुखर दिखाई देती है, दूसरी तरफ संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगी है। संसद में संख्या भले ही कमजोर हो, लेकिन जमीन पर पार्टी को फिर से जीवित करने की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि 25 दिसंबर के आसपास मायावती का हर बयान, हर बैठक और हर कदम आने वाले राजनीतिक संघर्ष की तैयारी का संकेत दे रहा था। और यही वजह है कि भले ही मीडिया का एक वर्ग बीएसपी को कमजोर बता रहा हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती की राजनीति कभी सीधे वार नहीं करती बल्कि समय देखकर सटीक चाल चलती है।
छठी बड़ी खबर यह सामने आई कि 25 दिसंबर के आसपास मायावती ने पार्टी के अंदरूनी ढांचे को लेकर बेहद साफ और सख्त संदेश दिया कि अब बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ नाम के नेता नहीं चलेंगे, बल्कि वही टिकेगा जो जमीन पर काम करेगा। उन्होंने अपने विश्वस्त सूत्रों के जरिए यह बात स्पष्ट कर दी कि पिछले कुछ चुनावों में जो नेता सिर्फ मंच साझा करने और दिल्ली लखनऊ के चक्कर काटने तक सीमित रहे, उनकी भूमिका पर दोबारा विचार होगा। मायावती ने कहा कि बीएसपी की असली ताकत कभी संसद या मीडिया नहीं रही, बल्कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहा है, और अगर वही कमजोर हो गया तो कोई भी पार्टी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। यही वजह है कि उन्होंने जिलाध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और सेक्टर प्रभारियों को सीधे जवाबदेह बनाने का मन बना लिया है। सातवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत पर मायावती के अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद तीखे हमले से जुड़ी रही, जहां उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश की राजनीति सिर्फ प्रचार, इवेंट और सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है, जबकि जमीनी समस्याएं जिसकी तस बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए हैं और जनता के असली सवालों से ध्यान हटाया जा रहा है। मायावती के इस बयान को राजनीतिक विशेषज्ञों ने तीसरे मोर्चे की वापसी की तैयारी के संकेत के रूप में देखा। आठवीं बड़ी खबर बीएसपी के भीतर चल रहे पीढ़ीगत बदलाव को लेकर रही, जहां पार्टी में यह चर्चा तेज हो गई कि आने वाले महीनों में कुछ पुराने और विवादों से घिरे चेहरों को साइडलाइन किया जा सकता है और उनकी जगह युवा, शिक्षित और सोशल मीडिया को समझने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। मायावती भले ही खुद सार्वजनिक रूप से किसी उत्तराधिकारी या नए चेहरे की घोषणा न करें, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि पार्टी को समय के साथ चलना होगा, खासकर जब युवा मतदाता तेजी से राजनीति से जुड़ रहा है। नौवीं बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की डिजिटल रणनीति से जुड़ी रही, जहां यह सामने आया कि बीएसपी अब सोशल मीडिया को हल्के में नहीं लेगी। पार्टी के भीतर यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीएसपी की मौजूदगी कमजोर रही है। इसी वजह से विपक्षी दल अपनी कहानी चलाने में सफल रहे। अब पार्टी विचारधारा, इतिहास, कांशीराम साहब के आंदोलन और मायावती के फैसलों को नए तरीके से पेश करने की तैयारी में है, ताकि युवा वर्ग तक सीधा संदेश पहुंचे और पार्टी की छवि खामोश लेकिन मजबूत के रूप में दोबारा स्थापित हो सके। 10वीं और आखिरी लेकिन सबसे बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने अपने पूरे राजनीतिक व्यवहार से यह संकेत दे दिया कि वह अब भी राजनीति से बाहर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। संसद में संख्या भले ही शून्य के करीब पहुंच रही हो, लेकिन उनका मानना है कि राजनीति सिर्फ सदन में बोलने से नहीं, बल्कि समाज में भरोसा बनाने से चलती है। उन्होंने यह भी महसूस कराया कि बीएसपी को बार बार कमजोर बताने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि यही पार्टी कभी शून्य से उठकर पूर्ण बहुमत तक पहुंची थी। मायावती का यह आत्मविश्वास साफ दिखाता है कि वह 2027 को सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में देख रही हैं। और यही वजह है कि 25 दिसंबर के आसपास उनके हर बयान, हर बैठक और हर इशारे में एक लंबी रणनीति छिपी हुई नजर आती है। राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि मायावती कभी भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाती, बल्कि चुपचाप माहौल को पढ़ती है, संगठन को कसती है और फिर अचानक ऐसा दांव चलती है जो पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल देता है। यही कारण है कि चाहे समर्थक हों या विरोधी, दोनों यह मानते हैं कि बहन जी को नजरअंदाज करना भारतीय राजनीति में हमेशा महंगा साबित हुआ है। और दोस्तों, ये थीं 25 दिसंबर से जुड़ी मायावती की वो 10 बड़ी खबरें जो ऊपर से देखने में भले ही अलग अलग लगे, लेकिन अगर गहराई से समझा जाए तो हर खबर एक ही कहानी कहती है। एक ऐसी नेता की कहानी जो शोर में नहीं, रणनीति में विश्वास रखती है, जो अचानक फैसले नहीं लेती बल्कि समय का इंतजार करती है। आज जब कई लोग यह मान बैठे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का दौर खत्म हो चुका है, ठीक उसी समय मायावती संगठन को चुपचाप फिर से खड़ा करने में लगी है। कहीं सामाजिक न्याय के मुद्दे को फिर से केंद्र में लाया जा रहा है, कहीं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जगाया जा रहा है, कहीं पार्टी की पहचान को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश हो रही है और कहीं 2027 को लेकर बिना शोर के तैयारी तेज हो चुकी है। राजनीति के इतिहास में यह कई बार देखा गया है कि जिन्हें कमजोर शब्द लिया जाता है
वही सबसे बड़ा उलटफेर करते हैं। सवाल अब यही है कि क्या मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा ही कोई चौंकाने वाला दांव खेलने जा रही हैं? क्या दोबारा दलितन पिछड़े गरीब